नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार की सियासत से बड़ी खबर। बिहार में करारी हार के बाद महागठबंधन में टेंशन। कांग्रेस में उठी एकला चलो की मांग। आरजेडी ने कसा कांग्रेस पर तंज। हार की वजह की तलाश में जुटी कांग्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद राजद और कांग्रेस के बीच तल्लखियां बढ़ती दिख रही हैं। दोनों दलों के नेता अब एक दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में शामिल राजद ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन 25 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं कांग्रेस को उम्मीदवार 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर। इसके अलावा महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी। चुनाव परिणाम के बाद सभी दलों में समीक्षा बैठकों की शुरुआत हुई, जिसमें हार के कारणों की तलाश की जा रही है। राजद जहां पटना में प्रमंडलवार बैठक पर खराब प्रदर्शन के कारणों को खोज रही है, वहीं कांग्रेस के नेता दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने एकला चलो की नीति अपनाने और संगठन की मजबूती पर बल दिया। वहीं कई नेताओं ने चुनाव में दोस्ताना संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया। इस बीच राजद के नेता कांग्रेस के गठबंधन तोड़कर एकला चलो को लेकर तंज कस रहे हैं। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो भी सीटें जीती है या जो भी वोट मिला है वह राजद के कारण मिला है। आपको बता दें, दिल्ली में आयोजित कांग्रेस की समीक्षा बैठक में कई नेताओं ने एकला चलो की नीति अपनाने और संगठन की मजबूती पर बल दिया है। वहीं कई नेताओं ने चुनाव में दोस्ताना संघर्ष को भी जिम्मेदार बताया है। वहीं इस बीच राजद के नेता कांग्रेस के गठबंधन तोड़कर एकला चलो को लेकर तंज कस रहे हैं। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में जो भी सीटें जीती है या जो भी वोट मिला है वह राजद के कारण मिला है। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश, ये बताइए कि क्या बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की राह जुदा होने वाली है? जी अंकिता, देखिए, जब से बिहार विधानसभा 2025 का रिजल्ट आया तब से जो है महागठबंधन के जितने दल है वो आपसी बैठक करके जो है समीक्षा कर रहे हैं कि वो की हार के कारण क्या है। और इसके बाद जो पता चला कि जो वोट आरजेडी को मिलने वाले थे कांग्रेस की तरफ से वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिले, और जो वोट कांग्रेस का था वो आरजेडी को, जो आरजेडी ने के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस को जो वोट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी का वोट मिला है। तो कहीं ना कहीं इससे ये साफ साफ दिख रहा है कि आरजेडी जो है ये अपने 5 साल जो अपने आप को और मजबूत करके एक तरफ महागठबंधन को साइड करके अपने आप को मजबूती के साथ पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका साफ साफ आरोप है कि कांग्रेस का वोट उनको नहीं मिला या कांग्रेस की जो जनाधार जो बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो इसके कारण जो है वो जो प्रदेश अध्यक्ष जो है लगातार जो है वो अपने बयान पर कायम भी है, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो आरजेडी का जो वोट है वो कांग्रेस को मिला, जो कांग्रेस जो 6 से 7 सीट जो जीती है वो कहीं ना कहीं आरजेडी के कारण ही जीती है। उन्होंने साफ साफ कहा। इस पर कांग्रेस की भी जो है कल जो है समीक्षा बैठक होने वाली है। कल जो है कांग्रेस की बैठक के बाद जो है कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है कि हम लोग जो है जो चुनाव आयोग के द्वारा जो किया गया उनका जो आरोप है, जो चुनाव आयोग ने उनके साथ ये किया है, तो उसको लेकर जो है बैठक है, और उनकी हार की कारण मुख्य कारण क्या रही है, तो इसको लेकर भी जो है कल कांग्रेस की बैठक है। उसके बाद जो 14 तारीख को इस बैठक में ये भी फैसला हो सकता है कि 14 तारीख को जो है दिल्ली में प्रदर्शन करने का भी। तो ये कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस है आरजेडी है वो अपनी समीक्षा बैठक कर रही है, और अपने दल से भी देख रहे हैं कि किस दल के वोट जो है उनको मिला है कि नहीं मिला, इसी पर ये बयान आया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। आपको बता दें, तमिलनाडु में चक्रवात मचा सकती है तबाही।
तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ दितवा तमिलनाडु के करीब चक्रवात मचा सकता है तबाही। भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई और चेंगलपट्टू समेत आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात दितवा से कम 153 लोगों की मौत हो गई है और 191 अन्य लापता हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने कुड्डूलोर तमिलनाडु में चक्रवात दितवा को देखते हुए डेंजर सिग्नल नंबर 5 DV जारी किया है। सिग्नल नंबर 5 का मतलब है कि हल्की या मध्यम तीव्रता वाला तूफान तट पार करेगा और इस दौरान पोर्ट तूफान के कई बोर आए रहेंगे। आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई और चेंगलपट्टू समेत आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात दितवा से कम 153 लोगों की मौत हो गई और 191 अन्य लापता हैं। भारत मौसम विभाग विज्ञान IMD ने कुड्डूलोर तमिलनाडु में चक्रवात दितवा को देखते हुए डेंजर सिग्नल नंबर 5 यानी DY जारी किया है। सिग्नल नंबर 5 का मतलब है कि हल्की या मध्यम तीव्रता वाला तूफान तट पार करेगा और इस दौरान पोर्ट तूफान के बाईं ओर रहेगा। तमिलनाडु में चक्रवात मचा सकता है तबाही। तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ दितवा तमिलनाडु के करीब। भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई और चेंगलपट्टू समेत आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। चक्रवात दितवा से कम 153 लोगों की मौत हो गई है और 191 अन्य लापता हैं। IMD ने कुड्डूलोर तमिलनाडु में चक्रवात दितवा को देखते हुए डेंजर सिग्नल नंबर 5 DY जारी किया है। सिग्नल नंबर 5 का मतलब है कि हल्की या मध्य तीव्रता वाला तूफान तट पार करेगा और इस दौरान पोर्ट तूफान के बाईं ओर रहेगा। आपको बता दें, भारतीय मौसम विभाग ने चेन्नई और चेंगलपट्टू समेत आसपास के जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। चक्रवात दितवा से कम 153 लोगों की मौत हो गई और 191 लापता हैं। IMD ने कुड्डूलोर तमिलनाडु में चक्रवात दितवा को देखते हुए डेंजर सिग्नल नंबर 5 DY जारी किया है। सिग्नल नंबर 5 का मतलब है कि हल्की या मध्यम तीव्रता वाला तूफान तट पार करेगा और इस दौरान पोर्ट तूफान के बाईं ओर रहेगा। तमिलनाडु में चक्रवात मचा सकती है तबाही। तेज हवाएं, भारी बारिश के साथ दितवा तमिलनाडु के करीब आ चुका है। अगली खबर लेंगे संसद से। संसद में कल से शीतकालीन सत्र शुरू। शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक। SIR पर घेरने की तैयारी में विपक्ष। सरकार की अपील उत्साह से हिस्सा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी दलों से सहयोग की अपील करेंगे। सोमवार से शुरू होने वाला ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक ने भी अपनी रणनीति तय करने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई है। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक होगी। SIR पर घेरने की तैयारी में है विपक्ष। सरकार की अपील उत्साह से हिंसा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी दलों से सहयोग की अपील करेंगे। सोमवार से शुरू होने वाला ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। इसके अलावा इंडिया ब्लॉक ने भी अपनी रणनीति तय करने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई है। आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है शीतकालीन सत्र को लेकर और कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जो कि 19 दिसंबर तक चलेगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
बैठक में सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, इसके लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी दलों से सहयोग की अपील करेंगे। सोमवार से शुरू होने वाले ये सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा और इसके अलावा इंडिया ब्लॉक ने भी अपनी रणनीति तय करने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई है। तमाम जानकारियों के साथ इनपुट हेड मनीष सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये बताइए कि संसद का शीतकालीन सत्र इस बार हंगामेदार रहने वाला है, क्या सरकार की कोई खास तैयारी है? जी, हर संसद सत्र का जब शुरुआत होती है तो उससे पहले सरकार की कोशिश होती है कि जो होने वाला सत्र है वो सुचारू रूप से चले। और कल से जैसे कि संसद की शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और 19 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, तो इसलिए सरकार आज सर्वदलीय बैठक बुलाने जा रही है कि संसद सत्र जो है सुचारू रूप से चले। इसमें किरेन रिजिजू का जो बयान आया है उसमें यह है कि सभी जो पार्टियां हैं, सभी दल जो हैं संसद के सत्र में उत्साह से भाग लें और जो भी चर्चा हो उसमें उत्साह से एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए एक अच्छी भूमिका निभाएं। लेकिन जो विपक्षी दलों का कहना है कि हमारे सामने कई तरह के मुद्दे हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है SIR का मुद्दा है। और SIR के मुद्दे के अलावे भी कुछ मसले हैं, जैसे मणिपुर का मसला है और तथाकथित रूप से जो विपक्ष का कहना है कि देश में महंगाई जो है हर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो इस सत्र में काफी सरकार के सामने एक परेशानी का सबब बनेंगे और हो सकता है कि विपक्ष इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी और संसद के सत्र के सुचारू रूप से चलने की जो उम्मीदें हैं वो विपक्ष के लिहाज से वो कम नजर आ रही है। जी मनीष, ये बताइए क्या सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को घेरने के लिए प्लान तैयार कर रहा है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा मुद्दा तो है SIR का मुद्दा। जैसा उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने SIR का विरोध किया है, ममता बनर्जी एक अलग तरीके से पश्चिम बंगाल में हो रहे SIR का मुद्दा का विरोध करती आ रही हैं शुरू से। लेकिन सरकार का कहना है कि घुसपैठिए जो हैं देश में उनको बाहर निकालने के लिए सरकार कटिबद्ध है और चूंकि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो SIR करा सके समय समय पर जैसा उसको उचित लगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें गाइडलाइन तय कर दी है। तो इस वजह से सरकार SIR के मुद्दे पर तो आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार इसमें अपनी वोट चोरी का जो आरोप लगाते रहे हैं राहुल गांधी, वही अपने तरीके से SIR के जरिए इस काम को पूरा कर रही है। तो SIR एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा इस आगामी संसद के शीतकालीन सत्र के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में उत्तराखंड शामिल। सेंसर साइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में शामिल किया गया है। इससे पहले राज्य के जिलों को जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजाइन भूकंपीय जोखिम संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के मानदंड रीति संहिता 2025 में नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया है। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों को भी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोन 6 में रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पूरे राज्य में निर्माण कार्यों के लिए लोगों को अधिक सजग होना होगा। भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय जोनिंग मानचित्र जारी करता है। इससे पहले वर्ष 2016 में इसे जारी किया गया था। अब करीब 9 वर्ष बाद जारी नए मानचित्र में सभी पहाड़ी राज्यों को समान रूप से जोन 6 में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप की दृष्टि से जो खतरा जम्मू कश्मीर में है, वहीं उत्तराखंड में भी है। निदेशक गहलोत कहते हैं कि बड़े डैम, सड़क, इमारत आदि के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब पहाड़ी राज्यों के भीतर निर्माण कार्य में एक रूपता आएगी। इससे पहले जोन 5 में शामिल रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील जिले थे। आपको बता दें, उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में उत्तराखंड शामिल। उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में शामिल किया गया है।
इससे पहले राज्य के जिलों को जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजाइन भूकंपीय जोखिम संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के मानदंड रीति संहिता 2025 में नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया है। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों को भी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोन में रखा गया है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी योगेश सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, ये बताइए कि उत्तराखंड अब भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में आ चुका है। सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है? नहीं, बिल्कुल। अब अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो हिमालय क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड, और यहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो भी बताया जाता है कि काफी नई है, और इस वजह से वो अपनी स्थिति को हमेशा जो है वो सही करती रहती है, यानी कि अगर कहें तो वो बैठती रहती है, और इस वजह से उत्तराखंड में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं। आप देख सकते हैं कि साल भर में यहाँ कई भूकंप आ जाते हैं, छोटे बड़े भूकंप आते हैं। वैसे वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटे भूकंप जो आते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जो प्लेट्स है वो अपनी जगह बैठ जाएंगी और उनसे कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कोई बड़ा जो 6.5 से ज्यादा बड़ा कोई भूकंप आता है तो वो ज्यादा चिंता का विषय उससे हो सकता है, और उसको लेकर भी पूरी तैयारी की जा रही है। लगातार जो है भूकंप को लेकर अगर प्रदेश सरकार की कहें तो ड्रिल करती रहती है। ड्रिल ऐसी रहती है कि जिसमें अगर भूकंप आ जाए, एसडीआरएफ हो या फिर स्थानीय प्रशासन हो, उनके साथ मिलकर ड्रिल की जाती है कि अगर कोई भूकंप आ जाए तो किस तरह से उससे निपटा जाएगा, किस तरह से पूरी एक्शन लिया जाएगा, एकदम फर्स्ट एड किस तरह से दिया जाएगा। ये सारी तैयारियां तो की जाती है, लेकिन इतना जरूर है कि उत्तराखंड को अगर बात करें, वैज्ञानिक दृष्टि से बात करें, तो जो वाडिया इंस्टीट्यूट है वो लगातार रिसर्च करता रहता है, और उसका कहना है कि छोटे भूकंप आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा अगर कोई भूकंप आता है तो उससे दिक्कतें हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका। आपको बता दें, उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन 6 में रखा गया है। इससे पहले राज्य के जिलों को जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजाइन भूकंपीय जोखिम संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के मानदंड रीति संहिता 2025 में नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया है। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों को भी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोन में रखा गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे पूरे राज्य में निर्माण कार्यों के लिए लोगों को अधिक सहज होना पड़ेगा। भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय जोनिंग मानचित्र जारी करता है। इससे पहले वर्ष 2016 में इसे जारी किया गया था। अब करीब 9 वर्ष बाद जारी एक नए मानचित्र में सभी पहाड़ी राज्यों को समान रूप से जोन 6 में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप की दृष्टि से जो खतरा जम्मू कश्मीर में है, वही खतरा उत्तराखंड में भी है। निदेशक गहलोत कहते हैं कि बड़े डैम, सड़क, इमारत आदि के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। अब पहाड़ी राज्यों के भीतर निर्माण कार्य में एक रूपता आएगी। इससे पहले जोन 5 में शामिल रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील जिले थे। भारतीय मानक ब्यूरो भूकंपीय जोनिंग मानचित्र जारी करता है। इससे पहले वर्ष 2016 में इसे जारी किया गया था, और अब करीब 9 वर्ष बाद एक नए मानचित्र को सभी पहाड़ी राज्यों को समान रूप से जोन 6 में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि भूकंप की दृष्टि से जो खतरा जम्मू कश्मीर में है, वही खतरा उत्तराखंड में भी होगा। उत्तराखंड को भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील जोन में शामिल किया गया है। इससे पहले राज्य के जिलों को जोन 4 और 5 में विभाजित किया गया था। अब भारतीय मानक ब्यूरो ने डिजाइन भूकंपीय जोखिम संरचनाओं के भूकंप रोधी डिजाइन के मानदंड रीति संहिता 2025 में नया भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र जारी किया है। इसमें उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्यों को भी भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जोन 6 में रखा गया है। अगली बड़ी खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मामले को लेकर, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का है मामला।
नेशनल हेरोल्ड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले में जहां ईडी का दावा है कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध है जिसमें फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं, वहीं ईडी की जांच पर कांग्रेस का दावा है कि यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोसेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया गया था। ईडी ने एसोसिएटेड जनरल्स की 2000 करोड़ से अधिक संपत्तियों को गलत तरीके से हड़पने का आरोप लगाया है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को सुनवाई करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।